ये वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी 90 के दशक की कर्नाटक की कहानी है और इसी कहानी पर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज भी आने वाला है। अगर आपने लंदन के एक साइको किलर या सीरियल किलर कह सकते हैं जैक द रिपर उसकी कहानी अगर सुनी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, इस कहानी का जो विलन है उसकी कहानी जैक द रिपर से हूबहू मिलती है और इंडिया में इस साइको किलर को जैक द रिपर कहा गया है। इस कहानी का जो विलन है उसका नाम है उमेश रेड्डी और ये एक ऐसा विलन है जो पिछले 16 साल से इसके ऊपर केस चल रहे हैं, लेकिन अब तक इसको फांसी नहीं दी गई है। ये एक सीरियल किलर होने के साथ साथ खूनी भी है और ये एक साइको भी है। इसके बेहद ही अजीबोगरीब शौक थे, जैसे कि इसको फीमेल यानी औरतों के अंडरगारमेंट्स पहनने का बहुत शौक था। ये एक तरह की बीमारी होती है और इसको ट्रांसड्रेसर कहा जाता है, जिसमें कि कोई इंसान अपने से विपरीत जेंडर का कपड़े पहनने का शौक रखता हो। तो ये उमेश रेड्डी लड़कियों का अंडरगारमेंट्स पहनने का शौक रखता था और कई बार ये गिरफ्तार भी हुआ और जब पुलिस ने इसकी तलाशी की तो अंदर से अपने कपड़ों के पीछे वो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहने हुए पाया गया था। और जब इसके घर की तलाशी की गई तो वहाँ पर महिलाओं के पहने हुए अंडरगारमेंट्स और कपड़े मिले। 3-4 बार पुलिस को चकमा देकर ये भाग गया और जब ये पुलिस के कस्टडी से भागा तब इसने 2-3 और रेप और मर्डर किए। तो अगर इसमें पुलिस की भी लापरवाही ना होती, अगर इसको ढंग से पकड़ा होता तो शायद 8-10 लोगों की जान तो बच ही जाती। गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों में इसने वारदात किए और उसने बाकायदा सीआरपीएफ की नौकरी भी की। फिर वहां से भागकर आया। उसके बाद इसने और एक जगह पे काम की जो कि है DAR यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व। तो वहां से निकला हुआ ये शख्स इस देश का जैक द रिपर बन जाता है। तो आज की कहानी इस देश के जैक द रिपर यानी कि उमेश रेड्डी की कहानी है। उमेश के अलावा इसके कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि राजलू, रमेश, वेंकटेश और भी कई सारे। तो 1959 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में उमेश रेड्डी का जन्म होता है, लेकिन इसके बाद इसकी जिंदगी की कहानी ज्यादा कुछ सामने नहीं आती है। तो जब ये बड़ा हो जाता है तो इसकी सीआरपीएफ में एक गार्ड की तौर पर नौकरी लगती है। तो सीआरपीएफ में नौकरी लगने के बाद इसकी पहली पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कमांडेड हाउस में ये एक गार्ड के तौर पर नौकरी करता था और यहीं पर उसने अपना पहला जुर्म किया। उस कमांडेड हाउस में सीआरपीएफ के एक ऑफिसर की बेटी के साथ इसने रेप करने की कोशिश की थी। इत्तेफाक से वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने देख लिया तो शोर किया, तो उसे वहीं पर मौके से ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो पकड़ने के बाद इसको लोग पुलिस के हवाले करने ही वाले थे, उससे पहले ही ये वहाँ से भागकर वापस कर्नाटक आ गया। तो पहली बार में ही पहला जुर्म करने के बाद वो भी सीआरपीएफ के कस्टडी में से भाग निकला। सीआरपीएफ वाले भी ढूंढते रहे लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। ये भागकर सीधे कर्नाटक आ गया था और कर्नाटक आने के बाद इसने DAR यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व फोर्स में ज्वाइन कर लिया। अब इसने वहाँ पर अपना नाम, पता, हुलिया, आइडेंटिटी सब कुछ छुपा रखा था, इसलिए वहाँ पर इसको ये नई नौकरी मिली, वरना तो सीआरपीएफ में ये वांटेड था। लेकिन ये बात 1996 की है, उस वक्त शायद इतनी जांच पड़ताल नहीं होती थी। तो बड़े आराम से सीआरपीएफ में क्राइम करने के बाद उमेश रेड्डी ने 1996 में कर्नाटक के DAR में नौकरी करने लग गया। लेकिन DAR में नौकरी करने के बाद भी इसके दिमाग में बस वही था कि मुझे रेप करना है और मर्डर करना है और शुरुआत से ही इसके दिमाग में ये खुराफात चलता था। तो इस नौकरी के दौरान अब इसने पहले रेकी करना शुरू किया। तो जब उसने रेकी करना शुरू किया तब उसे एक बात पता चला, क्योंकि ये अब रेकी करते करते बेंगलोर के इर्द गिर्द आ गया था। तो उसे पता चला कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, दुकान पर चले जाते हैं और घर में महिलाएं अकेली होती है। तो सुबह के 11 से जो 3 बजे का वक्त था, उस वक्त घर में महिलाएं अकेली होती है, क्योंकि उनके पति, उनके बच्चे सब काम पे, स्कूल वगैरह जाते थे।
तो उसने अपने शिकार के लिए ये 11 से 3 बजे का वक्त फिक्स कर लिया। और क्योंकि ये अपने शिकार के लिए पहले से एक घर चुनता है और उसकी रेकी करता है, और जब ये अच्छे से पता कर लेता है कि उस घर में महिला अकेली है, फिर वो उस घर तक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो किसी न किसी बहाने से, कभी पानी पीने के बहाने से, कभी पता पूछने के बहाने से उस घर में घुसता है और उस महिला को चाकू के नोक पर उसका रेप करता है और उसका मर्डर भी कर देता है। और जाते जाते उसके कुछ गहने भी लेके चला जाता है, ताकि अगर किसी ने पुलिस को खबर किया तो पुलिस को ये लगेगा कि किसी लुटेरे ने आकर मार डाला। इसने एक के बाद एक ऐसे कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस कड़ियां जोड़ नहीं पा रही थी और इसीलिए पता ही नहीं चल रहा था कि उस शहर में एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर घूम रहा है। और जब धीरे धीरे ऐसे इंसिडेंट्स जब बढ़ने लगे तो कहते हैं कि बेंगलोर के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ सारे लोगों में एक अजीब तरह की दहशत फैल गई। वहाँ के लोग अनजान लोगों को, खास तौर पर 11 से 3 बजे का जो वक्त था, उस वक्त किसी भी अनजान आदमी को अपने घर पे घुसने नहीं देते थे। वहाँ के लोग इतने डर गए थे कि दिन रात दोनों ही टाइम अपने घर के दरवाजे बंद रखते थे, यहाँ तक कि वो लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाते थे। इतना दहशत फैल गया था। और इधर पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि एक के बाद एक क्राइम हो रहे थे। लेकिन ये उमेश रेड्डी बेखौफ अपना वारदात करता रहता था और पुलिस के हाथों पकड़ा भी नहीं जा रहा था। फिर उसने वही 1996 में ही DAR की नौकरी के दौरान में ही एक और लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक से उस लड़की के हाथ एक पत्थर लगा तो उस लड़की ने उस पत्थर से उसके ऊपर निशाना लगाया। फिर जब उमेश को चोट लग गई तो लड़की उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग निकली और अपना जान बचा लिया। वहाँ पर उस लड़की की आबरू भी बच गई और जान भी बच गई। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही, यानी कि 6 दिसंबर 1996 को एक 16 साल की लड़की को अकेला पाकर उसका रेप किया, लेकिन उसे मारा नहीं, वो रेप करके भाग गया। तो लगातार ये ऐसे ही रेप करता रहा, कुछ के मर्डर भी कर रहा था और जाकर चुपचाप से अपना ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेता था। तो लगभग 1 महीना और कुछ 20 दिन बीत गए थे और फिर तारीख आती है 26 जनवरी की। रिपब्लिक डे था, तो उस दिन DAR में परेड चल रहा था और उस परेड में ये उमेश रेड्डी भी वहाँ पर खड़ा था और इत्तेफाक से वो लड़की भी वहाँ मौजूद थी जिसका इसने 1 महीने पहले ही रेप किया था। तो जब उस 16 साल की लड़की ने उसके रेपिस्ट को देखा तो वो फौरन ही वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को बताने लगी कि 1 महीने पहले ही मेरे साथ रेप किया गया और मेरे साथ जिसने रेप किया वो आदमी यहाँ पर मौजूद है और परेड में हिस्सा ले रहा है। बात लोगों को अजीब लगी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसको पकड़ लिया और ये उसकी पहली गिरफ्तारी थी कश्मीर से भागने के बाद। अब उसको पकड़ने के बाद पहले तो उसको DAR की नौकरी से बाहर निकाला गया और फिर 1997 में कोर्ट के आदेश पर इसको बेल्लारी जेल पर ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन जब इसको बेल्लारी जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था उस वक्त ये पुलिस को चकमा देकर फिर से भाग गया था। उसने रास्ते में पुलिस वालों को लालच दिया कि किसी ढाबे पे रोको, मुर्गा खिलाऊंगा तुमको और दारू भी पिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। तो पुलिस वालों ने रोक दिया लालच में आकर। फिर ढाबे में रुकने के बाद उसने कहा मुझे वॉशरूम लगी है, थोड़ा हथकड़ी खोलो। तो ये पुलिस वाले खाने में मगन होकर उसका हथकड़ी खोल देते हैं और ये वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तो ये अब तक दूसरी बार भागा था। पहली बार CRPF के कैद से भागा था और अब यहाँ से। और ये भागने के बाद सीधे वडोदरा पहुँच जाता है और फिर वडोदरा जाने के बाद उसने 3 अलग अलग लड़कियों के साथ बलात्कार किया और फिर उनका मर्डर भी कर दिया। अब ये वहाँ पर ये सब करने के बाद वडोदरा पर इधर उधर भटकता रहा और उसके बाद फिर से कर्नाटक पहुँच गया। फिर कर्नाटक आने के बाद यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ हो रही थी बेंगलोर के इर्द गिर्द। यहाँ पर लगातार पुलिस के पास महिलाओं के कंप्लेन आ रही थी और वो कंप्लेन ये था कि बहुत सारे जो महिलाएं या लड़कियाँ अपने कपड़े बाहर छत पर या आंगन पर सुखाती हैं, तो वहाँ से उन महिलाओं और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स गायब हो रहे थे कपड़े सुखाने के बाद। अब ये बड़ी अजीब सी कंप्लेन थी और पुलिस के लिए भी बहुत ही अजीब था। तो पुलिस को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब तक उमेश रेड्डी की भी सच्चाई पुलिस को नहीं पता थी। तो अब जब ये कंप्लेन आ गई थी तो पुलिस ने कहा कि चलो पता करते हैं कि कौन लोग हैं। तो इस मामले में एक दिन अचानक
एक जगह पर ये उमेश रेड्डी चोरी कर रहा था और ऐसे ही लोगों को शक हो गया। ये छत पर था, तो जब उमेश रेड्डी ने देखा कि छत पर कोई आ गया है तो डर के मारे उसने इन लोगों से बचने के लिए छत से छलांग मार दी। जब उसने छलांग मारी तो उसका पैर मुड़ गया और पैर मुड़ने की वजह से वो गिर गया। फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया और लोगों ने उसे पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उसको थाने ले गई और थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ की। अब क्योंकि अंडरगारमेंट्स की चोरी हो रही थी तो पुलिस ने पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो वो मना करता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर पुलिस ने कहा कि अच्छा तुम अपने कपड़े उतारो। तो जब उसने अपने पैंट उतारे तो पुलिस ने देखा कि ये लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहना हुआ है। अब ये देखकर पुलिस को बहुत अजीब लगा। फिर पुलिस ने उससे उसका एड्रेस पूछा। फिर पुलिस जाकर उसके घर पर दबिश डालती है। वहाँ पुलिस को कपड़ों की एक गठरी मिली और उसमें सारे ही लड़कियों के अंडरगारमेंट्स कपड़े थे। अब पुलिस को ये देखकर अजीब लगा। फिर उन्होंने पुराने केसेस जो थे उनको देखा तो पता चला कि ये वही लड़कियों के रेप और मर्डर करके भागा था DAR से, और उसने पुलिस को अपना नाम भी गलत बताया था। उसने कहा मेरा नाम रमेश है, जबकि उसका नाम उमेश रेड्डी है। लेकिन फिर ये पुराने केसेस को देखने के बाद पुलिस को पता चला कि ये वही उमेश रेड्डी है जिसने लड़कियों का रेप और मर्डर करके भाग गया था। तो फिर पुलिस ने अब इसको पकड़कर अदालत के सामने पेश किया और अदालत में पेश करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद अब ये फिर से पेशी के लिए बाहर निकलता है और फिर वहाँ से भी पुलिस को चकमा देकर फिर से भाग जाता है। अब पुलिस परेशान कि ये मामला क्या है, क्या भाग जा रहा है बार बार। उधर लोगों में भी ये डर है कि ये सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट घूम रहा है बाहर, जिसको जैक द रिपर नाम दिया गया, और ये ऐसे कैसे पुलिस के हिरासत से भाग रहा है। तो पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठने लगी। और ये उमेश रेड्डी वहाँ से भागने के बाद फिर एक रेप करता है और फिर एक मर्डर करता है। इस दौरान में इस बार उसने एक इनकम टैक्स के बड़े अफसर की वाइफ का रेप किया और उनका मर्डर भी किया। और अब जब ये इनकम टैक्स की वाइफ के मर्डर की खबर आई तो हर जगह सनसनी फैल गई, हेडलाइन वाली खबर बन गई है। और इसके बाद ये हुआ कि लोग भी इसके पीछे पड़ गए थे। और ये अब 1999 में आखिरी बार ही भागा था। अब पुलिस इसको तलाश रही है, मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर जी तोड़ मेहनत के बाद पुलिस ने आखिरकार इसको फिर से पकड़ लिया। और इस बार भी इसने किसी लड़की का रेप और मर्डर किया था और भाग रहा था, तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। क्योंकि जब जब ये पुलिस के कस्टडी से भागता था तब ये किसी न किसी लड़की के साथ रेप और मर्डर करता था। इसके बाद ये फिर से भाग गया और फिर 17 मई 2002 आखिरी बार ये गिरफ्तार हुआ। और ये गिरफ्तारी भी उसकी ऐसी हुई कि ये ट्रेन से बेंगलोर पहुंच रहा था, क्योंकि ये हर बार क्राइम करने के बाद बेंगलोर से भाग जाता था। बेंगलोर से इधर उधर भाग जाता था, कभी गुजरात कभी कहाँ जाता था। तो पुलिस को चकमा देने के लिए वो बेंगलोर छोड़ देता था और फिर कहीं दूसरी जगह चला जाता था। और जैसे ही मामला ठंडा हो जाता था वो वापस बेंगलोर आ जाता था। तो ऐसे ही उस दिन भी 17 मई 2002 को वो कहीं से क्राइम करके बेंगलोर लौट रहा था। फिर ट्रेन से लौटने के बाद ये यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में जाकर उतरता है। फिर उस स्टेशन में उतरने के बाद वहाँ पर क्लॉक रूम में अपना सामान जाकर रख देता है। फिर वहाँ सामान रखने के बाद रात के करीब 8 बज रहे थे और तब वो बाहर निकला। उसे अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज करना था, तो वो सैलून गया अपने बाल कटाने के लिए। तो उस रेलवे स्टेशन के पास ही एक सैलून था, वहाँ पर ये जाकर अपने बाल कटा ही रहा था कि तभी एक ऑटो ड्राइवर ने उसे देख लिया। वो ऑटो ड्राइवर उसे देखकर पहचान गया था कि ये वही उमेश रेड्डी है जो लड़कियों का रेप और मर्डर करके भाग गया था। क्योंकि अब तक पुलिस ने उसके सारे पोस्टर छपवा दिए थे हर जगह, और उसके नाम के ही इतनी दहशत हो गई थी कि महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रही थी। तो वो ऑटो ड्राइवर जैसे ही उसको देखता है वो पहचान लेता है, फिर पुलिस को फ़ोन करके बता देता है। फिर ये पुलिस वाले भी आनन फानन में अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उसको दबोच लेते हैं और उस सैलून में घेर कर उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये 2002 17 मई की बात है और शुक्र है कि इसके बाद वो जेल से कभी भागा नहीं। तो 2002 में जब उसकी गिरफ्तारी हुई और उससे जब पूछा गया तो उसने ये एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि जितना उसे याद है जो उसने करीब 20 लड़कियों का रेप और मर्डर किया और कुछ को तो मारने के बाद भी रेप किया, मतलब मुर्दे के साथ। तो जब उससे ये पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर कुछ जानवर जैसा जगता था
और फिर मैं बस निकल पड़ता था शिकार के लिए। फिर जब उससे ये पूछा गया कि तुम महिलाओं के कपड़े क्यों पहना करते हो, तो उसने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और इसीलिए अब तो बरसों हो गए मैं महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनता हूँ, और वो भी कभी खरीद के नहीं। वो उन महिलाओं के हैं जिनका मैंने रेप और मर्डर किया। मैं निशानी के तौर पर उनके अंडरगारमेंट्स उनको मारने के बाद ले आता था और उसे पहन लेता था। तो इसीलिए जब जब गिरफ्तार हुआ तब तब इसने अंदर लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। इसकी पूरी केस को देखने के बाद मनोविज्ञानी और बाकी लोगों ने कहा कि इस शख्स का खुलेआम बाहर घूमना लोगों के लिए खतरा हो सकता है, और इसीलिए पुलिस ने फिर इस मामले में एक मजबूत केस तैयार किया और फिर 26 अक्टूबर 2006 को पहली बार बेंगलोर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि 20 कत्ल और रेप का उसने कबूल किया, लेकिन पुलिस अब तक सिर्फ 9 रेप और मर्डर के सबूत जुटा पाई। हालांकि उसने कहा था कि 20 उसे याद है, लेकिन ये फिगर 30-40 तक भी जा सकती है। तो पुलिस ये सारे 9 केसेस के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद अदालत में इनके सारे सबूत दाखिल कर दिए। तो वो पूरे 20 में से 9 कत्ल और रेप का सबूत देखते हुए 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलोर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन ये सज़ा सुनाने के बाद वो पलट गया। उसने कहा कि मैं ये सब कुछ मजबूरी में करता था, मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसे चाहिए था, इसलिए मैं वहाँ पर डाका डाल रहा था। लेकिन फिर उसे कोर्ट ने कहा कि जब जब तुम पुलिस के कस्टडी से भागे तब तब तुमने रेप और मर्डर किया। अगर खाली मर्डर हो और लूटपाट हो तो बात समझ में आती है कि पैसों के लिए किया गया है, लेकिन अगर माँ की मदद करनी है और पैसे चाहिए तो ये रेप क्यों किया? तो उसकी ये बात अदालत में कन्विंस नहीं हो पाई और उसकी सजाए मौत बरकरार रखी गई। तो बेंगलोर फास्ट ट्रैक कोर्ट से 2006 में ये फैसला आया। इसके बाद ये मामला 2007 में कर्नाटक हाई कोर्ट में जा पहुंचा। तो कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 जजों की डिवीज़न बेंच में जाकर ये मामला पहुंच गया। अब ये जो दोनों जज थे उनकी दोनों की राय आपस में मिलती नहीं थी। एक की थी कि इसे फांसी देनी चाहिए और एक की थी इसे उम्र कैद में तब्दील कर देनी चाहिए। तो किसी भी अदालत में जब 2 जजों की आपस में राय नहीं मिलती है या वो जब टाई हो जाता है तो उस केस को बड़े बेंच में भेज दिया जाता है। तो जब ये फैसला नहीं हो पाया कि इसको फांसी देनी चाहिए या उम्र कैद देनी चाहिए, तो इसके बाद 3 जजों की बेंच में इस केस को भेज दिया गया और वहाँ से बहुमत से ये फैसला किया गया कि इस उमेश रेड्डी का बहुत बड़ा केस है, तो इसको फांसी की सज़ा ही देनी चाहिए। इसके बाद ये मामला 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 को इस केस को देखते हुए कहा कि इसके गुनाह इतने बड़े हैं, इसकी सज़ा कम करने का कोई मतलब ही नहीं, तो इसे फांसी ही होनी चाहिए। यानी कि 2006 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2007 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा सुनाया। तो कुल मिलाकर 5 सालों में देश की तीनों अदालतों ने इसको फांसी की सज़ा देने की मोहर लगा दी। अब इसके बाद एक आखिरी रास्ता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उमेश रेड्डी की मां ने मर्सी पिटीशन दाखिल की, लेकिन 2013 को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 साल बाद उस वक्त प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया और इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन इसके बाद 2016 में इसने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये साफ हो गया था इसको फांसी होनी ही है। लेकिन तभी उसने फिर से एक और नई चाल चली। उसने हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दाखिल की। उसने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसीलिए ही उसने ये सारे रेप और मर्डर किया। लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए, उसके टेस्ट कराए और 2021 में उसकी इस अपील को भी खारिज कर दिया। अभी हम 2022 में बैठे हैं, तो सारे कानूनी रास्ते और वो चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन उसने अब फिर से एक और नई चाल चली है। उसने 2020 में जो अपील की थी हाई कोर्ट में कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, यही पिटीशन उसने अब सुप्रीम कोर्ट में डाली है और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और अब फैसला नहीं आया है और इस वक्त ये उमेश रेड्डी कर्नाटक के जेल में कैद है।
तो जो फैसला 2006 से 2011 तक देश के तीनों अदालतों ने दे दिया, फिर 2013 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। फिर उसने कानून का अलग अलग सहारा लिया, खेल खेला, और आज यानी कि 2013 से 2022 तक यानी कि 9 साल से उमेश रेड्डी का ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसका फैसला अभी तक आया नहीं और इस उमेश रेड्डी को अब तक फांसी नहीं दी जा सकती। 2002 में ये पकड़ा गया और अब साल है 2022 यानी कि 20 साल हो गया, और इस 20 सालों में अब तक इसके इतने गुनाहों के बाद भी इसको फांसी नहीं दी जा सकती। कई बार कानून और सुस्त रफ्तारी और इस तरह के केस में फैसला आने में देरी को लेकर हम लोग अक्सर उंगलियां उठाते रहते हैं, तो ये केस बिल्कुल इस पर फिट बैठता है कि 20 साल हो गए और 20 सालों में वो शख्स खुद कबूल करता है कि उसने ये सारे 20 से ज़्यादा लड़कियां और महिलाओं के रेप और मर्डर किया, लेकिन उसे अब तक फांसी पर चढ़ाया ना जा सका। अब बस यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला आ जाए और उमेश रेड्डी को उसके गुनाहों की सज़ा जल्द से जल्द दिया जाए। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।